नंबर 2 है केमिकल प्रॉपर्टी में, सेकंड पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, रिएक्शन विद एयर। पहले क्षारीय धातु देखते हैं, फिर क्षारीय मृदा धातु। रिएक्शन विद एयर, हवा के साथ में अभिक्रिया। तो देखो, ये वायु के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं और केवल लिथियम जो होता है वो नाइट्राइड बनाता है, बाकी कोई भी नाइट्राइड नहीं बनाता क्षारीय धातुओं में, ध्यान रखना। केवल लिथियम नाइट्राइड बनाता है, बाकी कोई भी क्षारीय धातु तत्व नाइट्राइड फॉर्मेशन नहीं करता है। और ऑक्सीजन के साथ में होगा तो ऑक्साइड बनेगा। तो ये वायु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ऑक्साइड बनाते हैं। केवल लिथियम नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाता है। नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कर नाइट्राइड बनाता है, लिथियम नाइट्राइड Li3N बनाता है। बाकी क्षारीय धातु नाइट्रोजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करते। केवल लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है और नाइट्राइड बना देता है। आगे पढ़ा दिया जाएगा आपको, है ना, मिलर इंडाइसेस, और जो है एक और इंडाइसेस आती है रेविस इंडाइसेस, तो जरूर पढ़ाएंगे उसको। छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट का, कुछ ज्यादा खास नहीं है उसमें। तो रिएक्शन विद एयर, वायु में O2 के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं और नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्राइड केवल लिथियम बनाता है। अब यह ध्यान रखने वाली बातें हैं, कौन ऑक्साइड बनाता है, कौन पर ऑक्साइड बनाता है और कौन सुपर। देखो, ऑक्साइड तो सभी बनाएंगे, मतलब लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। इनमें से लिथियम जो होता है ये केवल नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, लिथियम ऑक्साइड। सोडियम जो होता है वो नॉर्मल ऑक्साइड के साथ साथ पर ऑक्साइड भी बनाता है, Na2O2 पर ऑक्साइड। पोटेशियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड जो बनाता तो है ही है, नॉर्मल तो सभी बनाएंगे। नॉर्मल ऑक्साइड मतलब K2O, नॉर्मल ऑक्साइड बनाने के साथ सुपर ऑक्साइड बनाता है KO2। और रुबिडियम सेम है, Rb2O, नॉर्मल रुबिडियम ऑक्साइड, और रुबिडियम पर ऑक्साइड RbO2। ऐसे ही सीजियम का नॉर्मल ऑक्साइड CH2O और पर ऑक्साइड हो जाएगा CSO2। यानी कि लिथियम केवल नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, लिथियम केवल नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, ओनली नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम जो होता है वो पर ऑक्साइड भी बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2। और ये तीनों जो है वो सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं, साथ में सुपर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड के साथ सुपर ऑक्साइड। ये बात ध्यान रखना, कौन सा पर ऑक्साइड कौन सा सुपर ऑक्साइड बनाता है। हाँ चलो, वापस लास्ट में बता दूंगा मैं SRP के बारे में। वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा है SRP, वही SRP का ऑर्डर है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर पढ़ा था ना, वही होता है SRP का ऑर्डर। लिथियम का SRP अनयूजुअली ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, बस इतना सा था उसमें। और बाकी ऊपर से नीचे चलने पर SRP क्या होता है, बढ़ता है मतलब लेस नेगेटिव हो जाता है, कम ऋणात्मक हो जाता है। तो लिथियम का सबसे ज्यादा ऋणात्मक, उसके बाद में ऊपर से नीचे चलने पर मोर नेगेटिव हो जाएगा। लिथियम का सबसे ज्यादा, उसके बाद में सीजियम, फिर उसके बाद में रुबिडियम, फिर पोटेशियम और फिर सोडियम का सबसे कम ऋणात्मक होता है। लिथियम के बाद में सीजियम में सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है। ऐसा ही क्षारीय मृदा धातुओं में होता है SRP। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। रिडक्शन है ना, ये रिएक्शन करवा दी इनकी किनके साथ में, रिएक्शन विद एयर। अभी इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। यहां आ जाते हैं, यहां क्या होगा। देखो, क्षारीय मृदा धातु जो होते हैं ना, ये एयर के साथ ये भी रिएक्ट करेंगे और ये भी नाइट्राइड और दोनों ही बनाएंगे ऑक्साइड। ठीक है, तो ये वायु के साथ अभिक्रिया करके नाइट्राइड सभी बनाते हैं। ये वायु के साथ अभिक्रिया कर नाइट्राइड और ऑक्साइड
नाइट्राइड और ऑक्साइड दोनों ही बनाते हैं, ठीक है, नाइट्राइड तथा ऑक्साइड दोनों ही बनाते हैं, दोनों बनाते हैं, मतलब सारे के सारे नाइट्राइड बनाते हैं, उसमें केवल लिथियम नाइट्राइड बनाता है। लेकिन यहां ध्यान रखना, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं, Be और Mg, ये एक्चुअली वायु में अक्रिय होते हैं, ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, कारण इनके ऊपर पहले से एक ऑक्साइड की परत लगी रहती है, एक फिल्म चढ़ी हुई होती है ऑक्साइड की। तो लिथियम जो है, बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम तथा मैग्नीशियम पर ऑक्साइड की फिल्म होने के कारण, ऑक्साइड की परत होने के कारण, इनके ऊपर पहले से एक ऑक्साइड की लेयर हो जाती है, परत होने के कारण ये वायु से सीधे अभिक्रिया नहीं करते हैं, सीधे अभिक्रिया नहीं करते हैं, मतलब कम ताप पर अभिक्रिया नहीं करते हैं। इनको अगर क्रिया करवानी है तो ताप ज्यादा रखना पड़ेगा, बेरिलियम का और मैग्नीशियम का अगर उच्च ताप पर इनको एयर में रखेंगे, हवा में हाई टेम्परेचर पर, तो ये वायु से अभिक्रिया करते हैं और नाइट्राइड और ऑक्साइड बनाते हैं। बात समझ आई? अब ऑक्साइड में भी देखो कौन सा क्या ऑक्साइड बनता है, किसका ऑक्साइड क्या बनता है। तो पहला है बेरिलियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और फिर बेरियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। अब इनमें भी सबसे पहला जो बेरिलियम है, ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है BeO, मैग्नीशियम भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है MgO नॉर्मल ऑक्साइड। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम नॉर्मल ऑक्साइड तो बनाते ही हैं। कौन सा ऑक्साइड बन जाएगा नॉर्मल ऑक्साइड? CaO, स्ट्रोंशियम का बन जाएगा SrO, ठीक है, और बेरियम का बन जाएगा Ba। लेकिन उसके साथ में ये परऑक्साइड भी बनाते हैं। कैल्शियम का परऑक्साइड हो जाएगा Ca2O, परऑक्साइड बनाना तो O2-2 होता है, इन पे +2 होता है, कट जाएगा -2 और +2, तो CaO2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CaO2। Sr हो जाएगा SrO2 और बेरियम का परऑक्साइड हो जाएगा BaO2, बेरियम परऑक्साइड। मतलब ये दोनों केवल नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, सामान्य ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, और बाकी जो तीनों एलिमेंट है वो नॉर्मल ऑक्साइड के साथ साथ पर ऑक्साइड भी बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड इनमें कोई नहीं बनाता, ठीक। और एक बात, ऑक्साइड कैसे होते हैं इनके? क्षारीय होते हैं। ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। और क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड थोड़े कम क्षारीय होते हैं, इनके ऑक्साइड थोड़े कम क्षारीय होते हैं और इनके ऑक्साइड थोड़े ज्यादा क्षारीय होते हैं। तो ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं, ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। और इनमें जो है ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति थोड़ी कम होती है फर्स्ट ए ग्रुप की तुलना में, ठीक है। फर्स्ट ए ग्रुप समूह की तुलना में ऑक्साइड कम क्षारीय होते हैं, लेस बेसिक, ऑक्साइड कम क्षारीय होते हैं। फर्स्ट ए की तुलना में लेस बेसिक होते हैं इनके ऑक्साइड। तो पहला सवाल तो ये पूछेंगे आपसे कि कौन सा पर ऑक्साइड बनाएगा, कौन सा नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, कौन सा सुपर ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्साइड में अब क्षारीय सामर्थ्यता ऊपर से नीचे चलने पर क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के अंदर। तो आइए देखिए बोर्ड पे, ऊपर से नीचे चलने पर ऑक्साइड की बेसिक नेचर ऊपर से नीचे चलने पर किस तरह से परिवर्तित होती है। तो सबसे पहले लिथियम के ऑक्साइड देखते हैं हम। लिथियम, और बहुत इजी, अगर आपने अपने केमिकल बॉन्डिंग अपने पढ़ रखा है, फायांस का नियम हमने पढ़ रखा है, तो ये चीजें आपको बहुत इजीली आराम से समझ में आ जाएगी। कैसे? बोर्ड पे देखिएगा, लिथियम का ऑक्साइड, दूसरा सोडियम का ऑक्साइड, तीसरा पोटेशियम ऑक्साइड, चौथा हो गया रुबिडियम ऑक्साइड और लास्ट हो गया सीजियम ऑक्साइड, CH2। अब हमने पढ़ा था भैया क्या? फायांस का नियम, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, मतलब अप टू डाउन चल रहा है। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है? धनायन का आकार बढ़ रहा है।
क्या बढ़ रहा है? धनायन का आकार बढ़ रहा है। धनायन का आकार बढ़ेगा तो ध्रुवण कम होगा। धनायन का आकार बढ़ेगा तो ध्रुवण क्षमता कम हो जाएगी। यानी कि धनायन का आकार बढ़ने पर ध्रुवण क्षमता इनकी कम हो जाती है, पोलराइजिंग पावर कम हो जाती है। पोलराइजिंग पावर कम होने से सहसंयोजक लक्षण जो है, कोवेलेंट कैरेक्टर, सहसंयोजक लक्षण कम हो जाते हैं। ध्रुवण कम, सहसंयोजक कम। सहसंयोजक कम तो क्या ज्यादा? आयनिक ज्यादा। सहसंयोजक कम तो आयनिक लक्षण इनमें क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। सहसंयोजक कम तो आयनिक लक्षण ज्यादा। अगर आयनिक लक्षण ज्यादा है इसका मतलब विलयता ज्यादा है पानी में, इनकी विलयता ज्यादा है, क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा है, क्योंकि आयनिक ज्यादा होने का मतलब ज्यादा क्षारीय होना। क्षारीय सामर्थ्यता बढ़ेगी, ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्षारीय सामर्थ्यता बढ़ने के साथ आयनिक ज्यादा होने से तापीय स्थायित्व ज्यादा होगा। थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व भी ज्यादा होगा, क्योंकि जो ज्यादा आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है कोवेलेंट की तुलना में, तो आयनिक ज्यादा होने का मतलब ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा बीच में, और अगर ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। बात समझ में आ गई? यानी कि लिथियम का जो ऑक्साइड है ये सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, सबसे कम स्टेबल और सबसे कम क्षारीय भी होता है। बाकी जो ऑक्साइड है, सीजियम का ऑक्साइड, ये सबसे ज्यादा क्षारीय होता है, ऊपर से नीचे क्षारीय सामर्थ्यता बढ़ती है। ऐसा ही कुछ यहां पर होता है। लिथियम की जगह क्या आ गया? बेरिलियम ऑक्साइड, BeO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, SrO, और बेरियम ऑक्साइड, Ba। ध्यान दीजिए, देखो कितना इजी कर रहा हूं मैं आपको, इतना इजी हो रहा है कि आप बस एक पढ़ो दूसरा छोड़ो। दूसरे में कोई करने की कोई स्पेशल बात हो तो ध्यान रखो, नहीं तो कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? सेम एज धनायन का आकार बढ़ेगा, ध्रुवण क्षमता घटेगी। ध्रुवण क्षमता घटेगी, सहसंयोजक लक्षण कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर कम होने का मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, विलेयता ज्यादा, क्षारीय सामर्थ्य और तापीय स्थायित्व ज्यादा। बोलो भैया, बात समझ में आई आपको? है ना? लिथियम का ऑक्साइड सबसे कम क्षारीय होता है, ध्यान रखना। यहां पर क्या लिख सकते हैं हम? लिथियम का ऑक्साइड Li2O सबसे कम क्षारीय होता है इनमें। लिथियम का जो ऑक्साइड है वो लीस्ट बेसिक होता है, सबसे कम क्षारीय होता है। यही चीजें हैं, यही चीज देखो सेम टू सेम आपको यहां लगानी, और आगे भी फर्स्ट ए में हर जगह कहीं पर भी आ जाए, फर्स्ट ए में ज्यादातर हर जगहों पे आपको क्या लगाना है? फायांस का नियम। आकार बढ़ा है, आकार बढ़ा है तो ध्रुवण क्षमता कम हो जाएगी, ध्रुवण क्षमता कम हो गई, पोलराइजिंग पावर तो सहसंयोजक कम, आयनिक ज्यादा तो विलेयता ज्यादा, क्षारीय सामर्थ्य और तापीय स्थायित्व ज्यादा होगा। अब सेम कंडीशन वहां पर भी हम, अब यहां पर एक और बात ध्यान रखना, बेरिलियम ऑक्साइड BeO। बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ये उभयधर्मी होता है, एसिड और बेस दोनों के साथ में ये रिएक्शन कर सकता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, जैसे कि BeO प्लस HCl अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाई तो बन जाएगा BeCl2 एंड प्लस वाटर, और अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई तो ये क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर लेगा NaOH के साथ, और NaOH के साथ बना देगा Na2BO2, Na2BeO2, Na2BeO2। तो ये दोनों की तरह काम करता है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी काम करता है। Na2BeO2 बन जाएगा, अम्ल और क्षार, तो इसको अपन बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन? BeO। समझ में आया भैया? क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? केवल लिथियम जो है वो नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है, बाकी कोई क्षारीय धातु नाइट्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता। क्षारीय मृदा धातु सारे नाइट्रोजन से भी अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया करते हैं, परऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड इनमें कोई नहीं बना। सुपर ऑक्साइड इनका एक भी नहीं होता। ऊपर से नीचे चलने पर क्षारीय सामर्थ्यता क्या होती है? बढ़ती है,
मोर बेसिक होता जाएगा, कारण आयनिक लक्षण बढ़ेंगे, इस वजह से क्षारीय सामर्थ्यता बढ़ेगी। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड, तीसरा पॉइंट है इनकी अमोनिया के साथ में अभिक्रिया। पॉइंट नंबर थर्ड है रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अब ये पॉइंट दोनों में ही सेम है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ये अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया में घुल जाते हैं, उसके साथ अभिक्रिया करके अमोनिकल धातु आयन, अमोनियामय धातु आयन और अमोनिकल इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। अमोनिया में ये विलय होकर अमोनीकृत धातु आयन, ये अमोनिया में विलय होकर अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, अमोनीकृत धातु आयन, अमोनीकृत धातु आयन तथा अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, अमोनीकृत धातु आयन और अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। कैसे, बोर्ड पे देखिएगा, जैसे ये मेटल कोई भी है, मान लो क्षारीय धातु है M, और इसकी अभिक्रिया X+Y अमोनिया के साथ करवाई, तो ये अमोनिया में अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके धातु आयन बना देगा, M+ बना दिया इसने, M+, और इस M+ ने X अमोनिया जो है उसके साथ संकुल बना दिया NH3X, ये हो गया अमोनीकृत धातु आयन। और इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ उसने भी अमोनिया के साथ में क्या किया, हाँ अमोनिया के अंदर वो भी घुल गया, और ये हो गया Y अमोनिया इसके पास आ गए, ये हो गया इलेक्ट्रॉन NH3Y। इस तरह से धातु के साथ जब अमोनिया आ रही है तो उसको बोलते हैं अमोनीकृत धातु आयन, और इलेक्ट्रॉन के साथ अमोनिया आ रही है तो बोलते हैं अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। इस वजह से क्या होता है, अमोनिया से जब ये अभिक्रिया करते हैं तो ये जो विलयन है ये नीला हो जाता है, ध्यान रखना। अमोनिया के साथ अभिक्रिया से विलयन जो बनता है, अमोनिया में इनका विलयन अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक होता है। पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से अनुचुंबकीय होता है। दूसरा, अच्छा अपचायक होता है, अगर आपको याद हो भैया, अच्छा अपचायक होता है, हमने एक जगह पे काम में लिया था। तथा नीला होता है, विलयन जो है नीले रंग का होता है, याद आ रहा है, बर्च अपचायक, सोडियम और द्रव अमोनिया, बर्च अपचायक। बेंजीन का अपचयन किया था हमने, उससे एल्काइन का अपचयन किया था, आंशिक अपचयन बर्च अपचायक से। तो वो बर्च अपचायक यही होता है ना, सोडियम मेटल है, उसके साथ में अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन और अमोनीकृत धातु आयन, सोडियम आयन बनता है, और ये अच्छा अपचायक स्वभाव का होता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। तो ये नीले रंग का विलयन बनाता है, ये ध्यान रखना। और ये विलयन जो है ये विद्युत का सुचालक होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन है, और दोनों वजह से, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन और अमोनीकृत धातु आयन की वजह से ये विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अमोनीकृत धातु आयन तथा अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण विलयन विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक, कंडक्टर, सुचालक होता है। ये विद्युत धारा का अच्छा चालक होता है, किसकी वजह से, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन और अमोनीकृत धातु आयन की वजह से। अब देखो कमाल की चीज क्या है, अब बच्चे क्या करते हैं, यहां जब पढ़ने आते हैं इसको एक बार और पढ़ते हैं। अरे भाई क्यों पढ़ना है, सब कुछ सेम है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। ये भी यही काम करते हैं, बस सिर्फ अमोनिया के साथ जो आयन बनेगा वो आयन अलग हो जाएगा, बाकी कुछ भी नया नहीं लिखूंगा मैं, नथिंग इज स्पेशल, कुछ भी न्यू नहीं है। ठीक है, ये देखो रिएक्शन विद अमोनिया और अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ठीक, तो ये भी यही काम करते हैं।
अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेंगे, अमोनीकृत धातु आयन और अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। बस यहाँ रिएक्शन में M+2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के आगे 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ प्लस की जगह हो जाएगा +2, ऊपर लिख सकते हो आप इसको M+2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, बस बाकी सब कुछ सेम है, रामायण कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ईच एंड एवरीथिंग सेम। ये भी अमोनिया में विलय होकर अमोनीकृत धातु आयन अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। इस तरीके से अमोनिया में इनका जो विलयन होता है अनुचुंबकीय अपचायक और नीले रंग का होता है। अमोनिया धातु अमोनीकृत आयन और अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण विलयन विद्युत का सुचालक। हाउ इजी, देखो एक ही रिएक्शन दोनों में एकदम कॉमन है, कोई भी डिफरेंस नहीं। हाँ समझ में आई? तो ये था इनकी अमोनिया के साथ में अभिक्रिया, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा भैया। अमोनिया में विलय होकर कैसा विलयन बनाते हैं? नीले रंग का विलयन बनाते हैं अमोनिया के साथ। चलिए पॉइंट नंबर 4 आते हैं। इनका एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। इनका टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ज्वाला परीक्षण, ज्वलन परीक्षण। जब हम इनको ऑक्सीकारक ज्वाला में जलाते हैं, ऑक्सीकारक ज्वाला, ज्वाला 2 तरह की होती है, जो फ्लेम होती है ना, घरों में भी जो फ्लेम निकलती है, फ्लेम आग, उसमें एक बाहर का भाग अलग होता है और अंदर का भाग नीले रंग का अलग होता है। बाहर का भाग जो होता है वो पीले रंग का, लाल पीले रंग का होता है, और अंदर वाला जो भाग होता है ना वो होता है एकदम नीले रंग का, उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक भाग। जब आप इसको ऑक्सीकारक भाग में जलाओगे ना, इनको प्लेटिनम के तार पे रख के जलाओगे तो ये ज्वाला को अलग अलग रंग प्रदान करते हैं, और इसी के द्वारा इनकी पुष्टि होती है कि आपको सोडियम दिया है, पोटेशियम दिया है, सीजियम दिया है या बेरियम दिया है। इनका परीक्षण है ये, क्या बोलते हैं उसको? ज्वलन परीक्षण। तो पॉइंट नंबर 4 देखिएगा क्या है। पॉइंट नंबर 4 है ज्वाला परीक्षण या ज्वलन परीक्षण। ज्वलन परीक्षण, ज्वलन परीक्षण। ज्वलन परीक्षण में क्या होता है? जब इनको ऑक्सीकारक ज्वाला में जलाते हैं तो ये ज्वाला को अलग अलग रंग प्रदान करते हैं, और ये कलर आपको याद रखने एग्जाम में आते हैं। ज्वाला परीक्षण में क्रिम्सन रेड कलर कौन देता है, एप्पल ग्रीन या नीले रंग की ज्वाला कौन प्रदान करता है, ये सवाल एग्जाम में बनते हैं। तो ज्वलन परीक्षण में मैच द कॉलम भी मिल सकता है, आपको करेक्टली मैच करो, एक तरफ कलर दिया हुआ होगा और एक तरफ आपको आयंस दिए हुए होंगे। तो ज्वलन परीक्षण में क्या होता है, एक लाइन हम लिख सकते हैं, जब इन्हें ऑक्सीकारक ज्वाला में, ऑक्सीकारक फ्लेम, ऑक्सीकारक ज्वाला में जलाया जाता है, ऑक्सीकारक ज्वाला में जलाया जाता है, तो ये ज्वाला को भिन्न रंग प्रदान करते हैं, भिन्न रंग प्रदान करते हैं, अलग अलग कलर देते हैं उसको, ज्वाला को भिन्न रंग प्रदान करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें। कैसे, कुछ मैं आपको बताता हूं, वो कलर आपको ध्यान रखने हैं कैसे। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। लिथियम जो होता है ये देता है क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड को आप हिंदी में बोल सकते हो सिंदूरी लाल, सिंदूरी लाल रंग हो जाती है ज्वाला की। सोडियम पीले रंग की ज्वाला के साथ जलता है, येलो फ्लेम, ये पीले रंग की ज्वाला के साथ जलता है, येलो। पोटेशियम जो होता है वायलेट, यानी कि बैंगनी ज्वाला देता है, और रुबिडियम होता है रेड वायलेट, लाल बैंगनी रंग की ज्वाला प्रदान करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सीजियम, ध्यान रखिएगा, सीजियम जो है ये ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, नीले रंग की ज्वाला के साथ जलता है। जब आप इसको ऑक्सीकारक ज्वाला में जलाते हो तो ये नीले रंग की ज्वाला देता है। क्यों आ रही है ज्वाला? इलेक्ट्रॉन के संक्रमण की वजह से। जब गर्म करोगे ताप मिलेगा, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा तल से कहां जाएगा? उच्च ऊर्जा तल में, और उच्च ऊर्जा तल से वापस वो जब निम्न ऊर्जा तल में गिरेगा तो वो अवशोषित ऊर्जा को रंग के रूप में, लैम्बडा के रूप में ना उत्सर्जित करेगा विजिबल रेंज, दृश्य क्षेत्र में, जिससे हमें एक पर्टिकुलर उसका क्या दिखेगा? कलर दिखेगा। तो इसको बोलते हैं अपन ज्वलन परीक्षण या ज्वाला परीक्षण। क्यों होता है ऐसा? ध्यान दीजिएगा भैया, इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण के कारण, इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण के कारण
संक्रमण के कारण ये ज्वाला को यानी फ्लेम को भिन्न रंग प्रदान करते हैं, ज्वाला को भिन्न रंग प्रदान करते हैं। अलग अलग तरह की फ्लेम देते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण। आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं और इस पे आते हैं क्षारीय मृदा धातुओं में। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, और कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। बोर्ड पे देखिएगा, ज्वलन परीक्षण, सिर्फ कलर चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम है, कलर डिफरेंट शो करेंगे। ये ज्वलन परीक्षण या ज्वाला परीक्षण में क्या कहेंगे हम लोग, अलग कलर आएगा बस, बाकी सब कुछ सेम है। ज्वलन परीक्षण थोड़ा और उसमें और मैं कुछ इंक्लूड करूंगा क्योंकि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आएगी। देखो, जब इन्हें भी ऑक्सीकारक ज्वाला में जलाया जाता है तो ये ज्वाला को भिन्न रंग प्रदान करते हैं, अलग अलग कलर देते हैं फ्लेम को। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बेरिलियम, पहला हो गया बेरिलियम, बेरिलियम, दूसरा हो गया मैग्नीशियम, तीसरा हो गया कैल्शियम, चौथा हो गया स्ट्रोंशियम और लास्ट हो गया बेरियम। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान देना भैया, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या, क्वेश्चन आता है ऐसे, निम्न में से कौन सा क्षारीय धातु तत्व ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करता है? तो ध्यान रखना, बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते। क्या ध्यान रखोगे, बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर नहीं देते हैं फ्लेम में, ये ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं, ये ज्वलन परीक्षण या ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, नहीं देते हैं, ये कोई कलर नहीं देते हैं फ्लेम को। कारण क्या है, इनका आकार छोटा होता है और आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है, उच्च आयनन ऊर्जा की वजह से। कारण क्या है इसका, इसका कारण है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, उच्च आईई के कारण। आईई बहुत ज्यादा उच्च होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में नहीं जा पाता, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए, तो इस वजह से ये ज्वलन परीक्षण नहीं देते। लेकिन ऊपर से नीचे चलते चलते क्या होता है, आयनन ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है, आयनन ऊर्जा घटती जाएगी तो ये ज्वलन परीक्षण देना स्टार्ट कर देंगे। तो कैल्शियम ज्वाला परीक्षण में क्या देता है, ब्रिक रेड, ब्रिक रेड, ब्रिक रेड का मतलब होता है ईंट जैसा लाल, ये ज्वाला में ईंट जैसा लाल देता है। स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड, सिंदूरी लाल, क्रिम्सन रेड, सिंदूरी लाल। और बेरियम जो है ये देता है भैया एप्पल ग्रीन, हरा सेम होता है ना वैसी ज्वाला देता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ज्वलन परीक्षण में बेरियम जो है कौन सी ज्वाला प्रदान करता है, एप्पल ग्रीन फ्लेम देता है। एप्पल ग्रीन का मतलब होता है सेम जैसा हरा, जो ग्रीन एप्पल होता है ना वैसी फ्लेम आपको इसमें मिलती है। इसको बोलते हैं अपन ज्वलन परीक्षण। क्लियर हुआ, बस ये याद रखने पड़ेंगे, आप पढ़ोगे एक दो बार। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, चीजों को याद रखना पड़ता है, एक दो बार पढ़ोगे इसको तो चीजें याद हो जाएंगी आप, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो अपने आप वो याद हुआ, कुछ ना कुछ दिमाग में आ ही जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे पढ़ा था और इसका आंसर ये होगा। तो दो तीन बार इनको पढ़ो, लिखने की जरूरत नहीं, इनऑर्गेनिक में इतना याद रखने की जरूरत, लिखो पढ़ो उसको दो तीन बार पढ़ो, फिर उसके बेसिस पे अपन इस पे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ाते हैं, पॉइंट नंबर 5 के बाद है पॉइंट नंबर 6, इनके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, मैं इनको एक साथ ही ले रहा हूं, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। सर बेरियम स्ट्रोंशियम पटाखे में, हाँ ये सब वही यूज होते हैं, बेरियम स्ट्रोंशियम है ना, कैल्शियम भी ये पटाखों में यूज होते हैं, अलग अलग कलर की फ्लेम्स देते हैं, इनका यूज करते हैं उसमें। और साथ में KNO3 चाइल्ड सॉल्ट पीटर जो होता है, इंडियन सॉल्ट पीटर KNO3, उसका भी यूज पटाखों में ही किया जाता है, KNO3 का उपयोग। आइए पॉइंट नंबर 6 डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या है हमारा, पॉइंट नंबर 6 है बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट तथा कार्बोनेट।
इनके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में क्या गुणधर्म होते हैं? पॉइंट नंबर 4 था ना ये, पॉइंट नंबर 5, बाइकार्बोनेट। चलिए देखिएगा बोर्ड पे, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में क्या होता है। तो मैं पहले आपको बना के बताता हूं बाइकार्बोनेट होते क्या है इनके और कार्बोनेट होते क्या है। तो बाइकार्बोनेट में लिथियम का बाइकार्बोनेट हो जाएगा LiHCO3 बाइकार्बोनेट, सोडियम का हो जाएगा NaHCO3 NaHCO3 सोडियम, पोटेशियम का हो गया KHCO3 KHCO3, रुबिडियम का हो गया RbHCO3 RbHCO3 और सीजियम का हो गया CsHCO3। ये बाइकार्बोनेट है। और कार्बोनेट हो जाएंगे क्या? लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 Na2CO3 कार्बोनेट, पोटेशियम का K2CO3, रुबिडियम का Rb2CO3 और सीजियम का CH2CO3। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब देखो क्या होता है, जब हम इन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के अंदर बाएं से दाएं चलेंगे, यानी कि अभी अपन बाएं से दाएं चल रहे हैं बट ये एक्चुअली ऊपर से नीचे है, तो बस आपको कुछ भी नहीं, इनके अंदर तो हमेशा एक ही चीज है, वो है क्या? फायांस का नियम, फैजान्स रूल। बस सिंपल सा ध्यान रखना है। क्या हो रहा है इस तरफ जाने पर? सर इस तरफ जाने पर धनायन का आकार बढ़ा, धनायन का आकार बढ़ेगा, धनायन का आकार बढ़ेगा तो इसकी ध्रुवण क्षमता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ध्रुवण क्षमता घटेगी, ध्रुवण क्षमता कम होगी। ध्रुवण क्षमता कम होने का मतलब, बोलो भैया, धनायन का आकार बढ़ा, ध्रुवण क्षमता कम हो गई, तो सहसंयोजक लक्षण, सहसंयोजक लक्षण क्या हो गए? कम, और आयनिक लक्षण क्या हो गए? ज्यादा, आयनिक लक्षण ज्यादा। और अगर आयनिक लक्षण ज्यादा है तो विलेयता ज्यादा और तापीय स्थायित्व ज्यादा, विलेयता तथा तापीय स्थायित्व, तापीय स्थायित्व क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, विलेयता भी ज्यादा होगी और तापीय स्थायित्व भी ज्यादा होगा। सिंपल सी, एक सब में एक ही चीज है। क्या याद रखना है? धनायन का आकार बढ़ा, फायांस नियम याद रखो बस, धनायन का आकार बढ़ा, ध्रुवण क्षमता। इसलिए मैंने कहा था कल कि भैया ये मैं चैप्टर पूरा ही पढ़ा चुका हूं आपको, है ना, इसलिए मैंने कहा था मैं पूरा सब पढ़ा चुका हूं, बस आपको अलग अलग जगहों पे था और हम अब एस ब्लॉक में उनको सबको एक जगह पे लेके आ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से उठा के हम उसको एक जगह पे लेके आ रहे हैं ताकि आपको एक जगह पे ही सारी चीजें मिल जाए। बोलो भैया, बात समझ में? अब इसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखना। क्या? लिथियम कार्बोनेट, इसका मतलब तापीय रूप से क्या हुआ? सबसे कम स्थायी हुआ लिथियम कार्बोनेट। गर्म करोगे तो ये लिथियम ऑक्साइड बना देगा और CO2। अरे MPBP यहां से देख लो भाई, आयनिक ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे। मोर आयोनिक मोर MPBP, है ना, मोर आयोनिक मोर MPBP, आयनिक लक्षण ज्यादा है, MPBP क्या होंगे? बढ़ेंगे। अब यहां देखिए, लिथियम कार्बोनेट सबसे कम स्टेबल होता है, Li2CO3 सबसे कम स्थायी होता है, ये आराम से टूटकर CO2 गैस दे देता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें क्या है वो पता है आपको? लिथियम जो है बाइकार्बोनेट, सिर्फ ये एक कमरे के ताप पर द्रव होता है। NCERT लाइन है, याद रखना। लिथियम कार्बोनेट केवल अकेला कमरे के ताप पर द्रव होता है, बाकी इनमें से कोई भी रूम टेम्परेचर पे द्रव नहीं होता, सभी ठोस होते हैं। सिर्फ लिथियम कार्बोनेट द्रव अवस्था में होता है। LiHCO3 लिथियम कार्बोनेट द्रव अवस्था में होता है, अन्य सभी ठोस, अदर जो होते हैं अन्य सभी ठोस होते हैं। केवल लिथियम का कार्बोनेट जो है वो रूम टेम्परेचर पे द्रव होता है और बाकी सभी कार्बोनेट ठोस होते हैं। ये पॉइंट स्पेशली ध्यान रखना। अब आ जाओ भैया, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करूंगा। एकदम सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर थोड़ा आपको अलग सोचना है। ठीक है, देखो जहां आएगा वहां मैं बताऊंगा कि यहाँ पे आपको अलग सोचना है।
यहां पर ऐसा नहीं होता है। अब उसका कारण देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनेट तथा कार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट में हम क्या बोलते हैं, सुनिएगा, पहले बना लेते हैं बाइकार्बोनेट। क्या होंगे इनके बाइकार्बोनेट? सबसे पहले बेरिलियम बाइकार्बोनेट, BeHCO3 होल ट्वाइस, सही है ना, HCO3 होल ट्वाइस, BeHCO3 होल ट्वाइस, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, और स्ट्रोंशियम के बाद आ जाएगा हमारा बेरियम। ठीक, स्ट्रोंशियम के बाद आ जाएगा बेरियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सॉरी, बेरियम बाइकार्बोनेट, ये आ गया लास्ट वन। ठीक है, हटा देते हैं बेरिलियम, बेरिलियम और बेरिलियम, क्या जाएगा इसकी जगह? बेरिलियम की जगह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रोंशियम बाइकार्बोनेट, और ये आ गया बेरियम बाइकार्बोनेट, BaHCO3 होल ट्वाइस। ये तो इनके बाइकार्बोनेट हो गए। अब इनके कार्बोनेट क्या बनेंगे? तो कार्बोनेट क्या बनेंगे? बेरियम कार्बोनेट क्या होगा? BeCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, है ना, लिथियम मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, स्ट्रोंशियम SrCO3 और बेरियम BaCO3, बेरियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट या लिथियम बाइकार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट है ना, ये सबसे कम स्थायी होता है, और लिथियम बाइकार्बोनेट LiHCO3 ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, सही लिखा हुआ है ना, लिथियम बाइकार्बोनेट होता है कमरे के ताप पर द्रव। बाकी सभी बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट, ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? अब यहां ध्यान देना भैया, थोड़ा सा ध्यान देना, अब जहां पे मैं बता रहा हूं वहां पे ध्यान देना। देखो बोर्ड पे, इनके जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, हम उसमें फेजांस रूल, मैंने वहां लिखवाया भी था, लिथियम के हैलाइड और सेकंड ग्रुप के सल्फेट और कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट पर फायांस का नियम लागू नहीं होता है। वहां हम विलेयता, जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा के आधार पर देखते हैं। कैसे देखते हैं? जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा के आधार पर देखते हैं। बेरियम का साइज बड़ा है, कार्बोनेट का साइज भी बड़ा है, दोनों बिग बिग साइज के हैं, इसका मतलब जालक ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। देखो ये स्मॉल है, ये बिग है, और यहां पर ये क्या है? बिग है, और ये भी बिग है, पता है हमें, बिग बिग, तो मोर लैटिस एंथैल्पी, जालक ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी तो जल योजन ऊर्जा कम हो जाएगी। लिथियम के हैलाइड सेकंड ग्रुप के सल्फेट, लिथियम के हैलाइड सेकंड ग्रुप के सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, इन पर फेजांस रूल नहीं लगता है। इन पर हम जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा के द्वारा देखते हैं कौन ज्यादा विलय होगा और कौन कम विलय होगा। क्लियर? तो यहां अगर अपन देखें, इस तरफ जाने पर क्या हो रहा है? BaCO3 यानी कि जालक ऊर्जा बढ़ रही है, जालक ऊर्जा बढ़ेगी। अगर जालक ऊर्जा बढ़ेगी तो जल योजन ऊर्जा कम होगी, जालक बढ़ेगी तो जल योजन कम होगा, और जल योजन ऊर्जा कम होगी तो इसका मतलब विलेयता कम हो जाएगी। जल योजन कम का मतलब हो गया विलेयता कम, लेस सॉल्युबल। लेकिन जालक ऊर्जा ज्यादा होने से क्या होगा? तापीय स्थायित्व बढ़ेगा। जालक ऊर्जा ज्यादा होने से क्या होगा? तापीय स्थायित्व बढ़ेगा। थर्मल विलेयता कम होगी लेकिन तापीय स्थायित्व बढ़ेगा, क्योंकि जालक ऊर्जा का मतलब होता है आयनों को बांध के रखना टाइटली। तो आयनों को टाइटली बांध के रखेंगे तो जालक ऊर्जा ज्यादा होगी, और जालक ऊर्जा ज्यादा होगी तो उसको आप हीट करोगे तो वो आसानी से नहीं टूटेगा, है ना। इस वजह से तापीय स्थायित्व बेरियम कार्बोनेट का ज्यादा होता है बेरिलियम कार्बोनेट की तुलना में।
ये बात आपको समझ में आई है ना? हाँ, बेरियम कार्बोनेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बेरिलियम बेरिलियम कार्बोनेट, कम तापीय स्थायित्व जो है इसका ज्यादा होता। क्लियर? चलिए अब इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स अगर अपन लिखना चाहें तो सबसे लेस स्टेबल कौन हुआ? BeCO3। बेरिलियम कार्बोनेट सबसे कम स्थायी होता है, हीट करते ही CO2 गैस रिलीज कर देगा। BeCO3 सबसे कम स्थायी, सबसे कम स्थायी, तापीय रूप से कम स्थायी कार्बोनेट है, सबसे कम स्थायी कार्बोनेट है। अगर इसको गर्म कर देंगे हम, BeCO3 को गर्म करने पर क्या बन जाएगा? बेरियम का ऑक्साइड बन जाएगा BeO, और प्लस साथ में बन जाएगा CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से रिलीज कर देगा, लेकिन बेरियम कार्बोनेट जो है ये आसानी से रिलीज नहीं करेगा। बेरिलियम कार्बोनेट जल में विलय है, जबकि बेरियम कार्बोनेट जल में अविलय होता है, विलयता घटती जाती है ऊपर से नीचे चलने पर। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स में क्या ध्यान रखोगे? इधर मैंने लगाया फर्स्ट ए में फायांस का नियम, और इधर अब सब जगह पे क्या लगाएंगे? जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज समझ आई? जालक ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा। लिथियम के हैलाइड सेकंड ए ग्रुप के सल्फेट पर फायांस के नियम लागू नहीं होते हैं। सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, इन पर फायांस का नियम लागू नहीं होता है लिथियम के हैलाइड के साथ। अभी मैं वो लिखवा भी दूंगा, अभी हैलाइड आ जाएगा। देखो, पांचवा पॉइंट हो गया बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। इसके बाद है सल्फेट और नाइट्रेट। ठीक है, सल्फेट और नाइट्रेट। तो नेक्स्ट है हमारे पास सल्फेट क्या होते हैं और नाइट्रेट क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 6, सल्फेट और नाइट्रेट, सल्फेट एंड नाइट्रेट, ये होती है भैया बेसिक प्रॉपर्टी, है ना, जिसको हम बोलते हैं सामान्य अभिलाक्षणिक गुण। इनके ऑर्डर्स पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, इनके क्रम पूछे जाएंगे। तापीय स्थायित्व का क्रम क्या होगा, क्षारीय सामर्थ्य का क्रम क्या होगा, है ना, सहसंयोजी लक्षणों का क्रम क्या होगा, कौन तापीय रूप से ज्यादा स्थायी है, कौन सा कमरे के ताप पर द्रव है, कौन सा फर्स्ट ए वर्ग का तत्व जो है वो नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, बाकी नहीं करते हैं। तो सल्फेट के बारे में क्या कहेंगे, आइए देखते हैं बोर्ड पे। सल्फेट, तो सबसे पहली बात मैं बना लेता हूं उनके सल्फेट और नाइट्रेट। सल्फेट क्या होंगे? लिथियम सल्फेट Li2SO4, लिथियम का सल्फेट हो गया भैया Li2SO4, लिथियम सल्फेट Li2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, रुबिडियम सल्फेट Rb2SO4, और सीजियम सल्फेट CH2SO4। और नाइट्रेट में क्या हो जाएगा? सोडियम लिथियम नाइट्रेट Li, lithium nitrate is LiNO3, lithium nitrate, sodium nitrate is NaNO3, NaNO3, potassium nitrate is KNO3, potassium nitrate KNO3, rubidium nitrate RbNO3, और सीजियम नाइट्रेट हो जाएगा CSNO3। ठीक, अब आ जाइए भैया नाइट्रेट्स के बारे में क्या कहेंगे। वही फर्स्ट ए में तो आपको हर जगह पे फायांस का रूल ही लगाना है। फर्स्ट में तो फायांस का रूल, सिर्फ लिथियम वाला हैलाइड आएगा तब हम जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा से विलयता देखेंगे, अदरवाइज सब जगह पे यहाँ पे फायांस का रूल ही लगेगा। और अब मैं फिर लगा रहा हूं, देखिएगा बोर्ड पे, वही चीज हुई। इस तरफ गए तो क्या हुआ? आकार बढ़ा, किसका? धनायन का। आकार बढ़ेगा धनायन का तो ध्रुवण कम होगा। ठीक है, धनायन का आकार लिख देता हूं मैं, क्योंकि ऋणायन हो गया अगर तो बढ़ जाएगा ना ध्रुवण। तो धनायन का आकार, धनायन का आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो ध्रुवण क्या होगा? ध्रुवण क्षमता, आकार बढ़ेगा तो ध्रुवण क्षमता क्या होगी? कम हो जाएगी। ध्रुवण क्षमता कम होगी,
सीजियम में 2 होगा, अच्छा नहीं 3 होगा, गलती से 2 लिख दिया उसको मैंने, नाइट्राइट नहीं है, नाइट्रेट है, नाइट्रेट मतलब NO3। ठीक, ध्रुवण क्षमता कम होगी, ध्रुवण क्षमता कम होगी तो सहसंयोजक लक्षण, सहसंयोजक लक्षण क्या होंगे, कम, और आयनिक लक्षण क्या होंगे, ज्यादा। सहसंयोजक लक्षण कम और आयनिक लक्षण जो है वो ज्यादा होंगे। और अगर आयनिक लक्षण ज्यादा हुए तो इसका मतलब क्या हुआ, विलेयता और तापीय स्थायित्व, विलेयता और तापीय स्थायित्व बढ़ेगा, विलेयता बढ़ेगी और तापीय स्थायित्व बढ़ेगा। ठीक, ये तापीय स्थायित्व बढ़ेगा और विलेयता क्या होगी इसकी, घटेगी। और विलेयता और तापीय स्थायित्व दोनों बढ़ेंगे जब हम बाएं से दाएं चलेंगे, यानी आवर्त आवर्त, अभी मैं बाएं से दाएं चल रहा हूं बट है ये एक्चुअली ऊपर से नीचे है। करेक्ट। अब यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है भैया, वो है इसका बढ़िया पॉइंट, लिथियम नाइट्रेट इज वेरी गुड। निम्न में से कौन सा नाइट्रेट गर्म करने पे ऑक्साइड नहीं बनाता, या ऑक्साइड बनाता है, सॉरी, कौन सा नाइट्रेट गर्म करने पे ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ अंतर समझना, लिथियम का जो नाइट्रेट है LiNO3, लिथियम नाइट्रेट LiNO3 इंपोर्टेंट है, इसको गर्म करने पे ये ऑक्साइड बनाता है, प्लस NO2 गैस रिलीज करता है और O2 गैस रिलीज करता है। NO2 बनता है और साथ में क्या बनता है, O2। अरे लिथियम नाइट्रेट के बारे में क्या चर्चा कर रहा था कि इसको गर्म करने पर ये ऑक्साइड बनाता है, लेकिन बाकी सारे जो है वो नाइट्रेट बनाते हैं। NaNO3 को गर्म करोगे तो नाइट्रेट बन जाएगा, NaNO2 बन जाएगा और प्लस साथ में ऑक्सीजन गैस ही निकलेगी, NO2 नहीं निकलेगी। मतलब लिथियम का नाइट्रेट जो है वो गर्म करने पे ऑक्साइड बनाता है, जबकि अन्य सभी नाइट्रेट गर्म करने पर नाइट्राइट बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट बनाते हैं, ये नाइट्रेट है, बाकी सभी यही करेंगे, नाइट्रेट से नाइट्राइट बनेगा, नाइट्रेट से नाइट्राइट बनेगा, ये नाइट्राइट बन रहा है, सब में ऐसा ही होता है, लेकिन सिर्फ लिथियम जो है वो ऑक्साइड बना देता है। बात समझ आ गई। अब आ जाइए इस तरफ, सल्फेट और नाइट्रेट तो बना लेते हैं, पहले सल्फेट बना लेते हैं। सल्फेट में हो गया पहला बेरिलियम सल्फेट BeSO4, दूसरा हो गया मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, तीसरा हो गया लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट CSO4, कैल्शियम सल्फेट के बाद स्ट्रोंशियम सल्फेट SrSO4, और उसके बाद आ गया बेरियम सल्फेट BaSO4। BaSO4। और इसी में आगे देखें तो नाइट्रेट, नाइट्रेट में हो गया BeNO3 होल ट्वाइस, MgNO3 होल ट्वाइस, MgNO3 होल ट्वाइस, और कैल्शियम CaNO3 होल ट्वाइस, स्ट्रोंशियम SrNO3 होल ट्वाइस, और लास्ट आ गया बेरियम सल्फेट BaNO3 होल ट्वाइस। क्या बात कर रहे थे सर, अभी इसमें कितना बचा हुआ है, एक पॉइंट और है, पॉइंट नंबर 7, वो है हेलाइड्स। इनके हेलोजन के साथ रिएक्शन से हेलाइड बनते हैं, उनका सवाल भी आता है, आयनिक सामर्थ्य का क्रम क्या होगा, हेलाइड में कौन सा हेलाइड आयनिक होता है, कौन सा हेलाइड सहसंयोजक होता है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो एक लास्ट बचा है हेलाइड, इसके बाद देखते हैं। यहाँ आ जाइए वापस, क्या करोगे अब, ये नहीं करना है फजांस रूल, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट, इन सब के अंदर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर सेकंड ए में हाइड्रेशन एंथैल्पी और सॉल्वेशन एंथैल्पी, मतलब जलयोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा। मतलब यहाँ पे है बेरिलियम स्मॉल, नाइट्रेट इज बिग, स्मॉल बिग, यहाँ क्या है बिग और बिग, मतलब जालक ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर आप ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगा, जालक ऊर्जा बढ़ेगी, इनमें जालक ऊर्जा बढ़ेगी। ये सवाल भैया पूछा हुआ एग्जाम में
क्या सवाल था पता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट में से कौन सा सल्फेट जल में विलय है, सर्वाधिक विलय है? कौन सा जल में सर्वाधिक विलय है? ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। मैग्नीशियम सल्फेट सबसे ज्यादा विलय होगा इन चारों में, और बेरिलियम भी आ गया तो फिर बेरिलियम होगा। जालक ऊर्जा बढ़ेगी, जल योजन ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। जालक बढ़ेगी, जल योजन ऊर्जा कम होगी, और जल योजन ऊर्जा कम होगी तो विलयता कम होगी। लेकिन जालक ऊर्जा जो है वो ज्यादा होने की वजह से तापीय स्थायित्व बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व बढ़ेगा। थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि जालक ऊर्जा क्या है? ज्यादा है। अभी बात समझ में? तो मैग्नीशियम सल्फेट सबसे ज्यादा विलय होगा। अगर ऑप्शन में आ जाए 4 तो मैग्नीशियम सल्फेट ज्यादा विलय एज कंपेयर टू बेरियम सल्फेट। कारण बोल दे तो कारण कहेंगे कि मैग्नीशियम सल्फेट में लेटिस एंथैल्पी कम है, जालक ऊर्जा कम है, इस वजह से ये विलयता ज्यादा होगी, जबकि बेरियम सल्फेट में कम होगी। हाँ समझ गए? चलो आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया इनका सल्फेट और नाइट्रेट के बारे में। यहाँ कुछ खास पॉइंट नहीं है जो मैं लिख सकूं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। स्टेबिलिटी है तो सबसे कम ये स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी में ये ज्यादा स्टेबल होंगे, और वो जो है जालक ऊर्जा जिसकी ज्यादा होगी ज्यादा स्टेबल होगी, जिसकी कम है वो कम स्टेबल होंगे थर्मली, तापीय रूप से। चलिए आखिरी पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 और वो है हैलोजन के साथ अभिक्रिया। ये बढ़िया पॉइंट है भैया। पॉइंट नंबर 7 हैलोजन। हैलोजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद हैलोजन। पॉइंट नंबर 7 दोनों में कंपैरिजन देखना, हैलोजन के साथ में अभिक्रिया में क्या आता है। ठीक, चलिए देखिए, हैलोजन के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे तो हैलाइड बनाएंगे, और लिथियम के अलावा अन्य सभी हैलाइड आयनिक होते हैं। क्या होते हैं? लिथियम को छोड़कर इनके अन्य सभी हैलाइड आयनिक होते हैं। लिथियम हैलाइड को छोड़कर अन्य सभी हैलाइड आयनिक होते हैं। अन्य सभी हैलाइड कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। लिथियम को छोड़कर बाकी सब हैलाइड आयनिक नेचर के होते हैं। जी सर, क्वेश्चन आते हैं। टीजीटी 2021 में अमोनिया से रिएक्शन वाला भी क्वेश्चन आया था। लिथियम हैलाइड को छोड़कर अन्य सभी हैलाइड आयनिक होते हैं, और इनकी आयनिक सामर्थ्य का क्रम ये होता है MF, MCl, MBr और Mi। जहां पे M लिथियम नहीं है तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा? MF होगा, और सबसे कम आयनिक कौन होगा? Mi होगा। ये इनका आयनिक लक्षण का क्रम है। अरे भैया I- ध्रुवण ज्यादा करेगा ना, I- का ध्रुवण ज्यादा होगा। ध्रुवण ज्यादा मतलब सहसंयोजक लक्षण ज्यादा, सहसंयोजक लक्षण ज्यादा मतलब आयनिक लक्षण कम। तो फ्लोराइड ज्यादा आयनिक होते हैं एज कंपेयर टू आयोडाइड। क्लियर? फ्लोराइड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आयोडाइड, लेकिन लिथियम को छोड़ के, लिथियम में सभी कोवेलेंट ही होते हैं। लिथियम में हम जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा को ध्यान देते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, इन सब के अंदर अगर हैलाइड्स की बात करें तो क्या कहेंगे भैया? इस तरफ जाने पर क्या हो रहा है? ऋणायन का आकार बढ़ रहा है। इस बार ऋणायन का आकार बढ़ रहा है, और ऋणायन का आकार बढ़ेगा तो क्या होगा? ऋणायन का आकार बढ़ेगा तो ध्रुवण बढ़ेगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और ध्रुवण ज्यादा होगा तो आयनिक लक्षण क्या हो जाएंगे? कम। ध्रुवण ज्यादा, आयनिक लक्षण कम, तो विलयता भी क्या होगी? कम हो जाएगी, है ना? विलयता भी कम होगी। मतलब Mi मेटल जैसे Na और NaF में पानी में ज्यादा विलय कौन होगा? NaF ज्यादा विलय होगा एज कंपेयर टू Na। लिथियम में ये नहीं करना होता है। लिथियम में हम हाइड्रेशन एंथैल्पी और सॉल्वेशन एंथैल्पी यूज करते हैं, ध्यान रखना। लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। ये आ गया लिथियम आयोडाइड। यहां पे हम क्या कहते हैं कि भैया इनके अंदर ये स्मॉल हो गया, ये बिग हो गया,
और यहाँ लिथियम फ्लोराइड स्मॉल और स्मॉल होगा, तो यहाँ पर जालक ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पर जालक ऊर्जा ज्यादा होगी लिथियम फ्लोराइड में, और जालक ऊर्जा ज्यादा मतलब जल योजन कम, और जल योजन अगर कम होगा तो विलयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, सॉल्युबिलिटी कम। लिथियम फ्लोराइड कम विलय है, जबकि सोडियम फ्लोराइड ज्यादा विलय है, क्योंकि लिथियम के हैलाइड में हम फायांस का रूल अप्लाई नहीं करते हैं, यहाँ हम हाइड्रेशन एंथैल्पी और सॉल्वेशन एंथैल्पी देखते हैं, और यहाँ क्या है, स्मॉल बिग, तो जालक कम हो गया, जालक कम तो जल योजन क्या हुआ, ज्यादा, जालक कम तो जल योजन ज्यादा, और अगर जल योजन ज्यादा होगा तो विलयता इसकी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू NaF, इसकी विलयता क्या होगी, ज्यादा। सिल्वर हैलाइड से कैसे होता है वो मैंने वहां पे पढ़ा रखा है आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। सिल्वर हैलाइड में भी ऐसे ही होगा, सेम है यही, AgF, AgBr, AgCl, AgI। AgI, I का ऋणायन का आकार बड़ा है, ध्रुवण ज्यादा है, आयनिक लक्षण कम, और विलयता AgI की कम होती है और AgF की ज्यादा होती है। सेम, एकदम सेम टू सेम, कोई इसमें डिफरेंस नहीं। अरे सभी हो सकते हैं, लिथियम के अलावा कोई भी दूसरा, मतलब ये सब सेम रखना है, जैसे NaF, NaCl, NaBr, NaI, KF, KCl, KBr, KI, या लिथियम नहीं होना चाहिए। लिथियम वाले केस में हम जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा को ध्यान में रखते हैं। आगे बात समझ में। अब आ जाइए यहाँ पे हेलोजन के साथ में अभिक्रिया, पॉइंट नंबर 2। इसके लिए क्या होगा, लास्ट पॉइंट, एस ब्लॉक इज कंप्लीटेड। ये भी वही करेंगे, सेम काम। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है, मेनली तो बेरिलियम ही होता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम ये होते हैं सहसंयोजक प्रवृत्ति के, और ये बाकी सब होते हैं इसमें आयनिक प्रवृत्ति के। इसमें उतना कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं है, जो पॉइंट यहाँ था वो पॉइंट हमको यहाँ पे अप्लाई करना है, बेरिलियम को छोड़ के, ठीक है, जो बेरिलियम था उसको छोड़ के बाकी सारे। सबसे पहली बात, बेरिलियम हैलोजन के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करता है। क्या पॉइंट है, पॉइंट है कि बेरिलियम Be हैलोजन के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करता है, हैलोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है, सीधे अभिक्रिया नहीं करता है, ये डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है, सीधे रिएक्शन नहीं होगी बेरिलियम की किसके साथ में, बेरिलियम की हैलोजन के साथ में। ये इस तरह से अभिक्रिया करता है। बेरिलियम का ऑक्साइड होता है जो कार्बन की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, और हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, तब कहीं जाके बेरिलियम का क्लोराइड बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक, इसमें इस बेरिलियम क्लोराइड के बारे में ध्यान रखना भैया। बेरिलियम क्लोराइड जो है ये जब ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में, याद रखिएगा, ठोस BeCl2, देखो इसमें कुछ ज्यादा खास पॉइंट दे नहीं रखे हैं, ना तो NCERT बुक में दे रखे हैं ना कहीं और, इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं दे रखे हैं, बस यही बता रखा कि हेलोजन के साथ सीधे अभिक्रिया कर लेते हैं, बेरिलियम नहीं करता। बाकी सभी डायरेक्टली रिएक्शन करके MgCl2 सीधा अभिक्रिया कर लेगा, बाकी सब सीधे करते हैं। बेरिलियम पहले कार्बन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बेरिलियम क्लोराइड बनाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। यहां बस MF की जगह MF2, MFCl2, MBr2 और MI2 हो जाएगा, सेम पॉइंट। तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं सेम पॉइंट को, मैं इसको लिख रहा हूं जो मेन काम का है। बेरिलियम क्लोराइड ठोस अवस्था में, ध्यान रखना कैसा होता है, पॉलीमर के रूप में होता है, बहुलक के रूप में होता है, इस तरीके से बोर्ड पे देखिएगा। बेरिलियम ठोस अवस्था में इस तरह से होता है, ClCl, बेरिलियम ClCl, है ना, ClCl, और आगे ऐसे चलता जाएगा ClCl। ये ठोस अवस्था में इस तरीके से मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, जिसमें एक क्लोरीन जो है वो अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट करता है, ऐसे एक यहाँ पे और एक यहाँ। क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करता है और इस ब्रिज बॉन्ड बन जाता है, सेतु बंध बन जाता है। इस तरह के बंध को बोलते हैं, देखो कितने केंद्र हैं, देखो 1, 2 और 3, 1, 2, 3, मतलब क्लोरीन दोनों से जुड़ा हुआ है, तो 3 तो केंद्र हो गए, 1, 2, 3, और उसमें इलेक्ट्रॉन, इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस तरह का जो
फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, त्रिकेंद्रीय और है ना 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं इसको। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉनीय, वैसे ही 3 इलेक्ट्रॉनीय 4 इलेक्ट्रॉनीय है ना, 4 इलेक्ट्रॉन वाला बंद होता है ये। इसको बोलते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर है 1 2 3, 1 2 और 3, 3 सेंटर, और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे हैं? 4, 2 तो इस बंद के और 2 क्लोरीन के लोन पेयर के। तो 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर के ऊपर घूमते हैं, उसको बोलते हैं 2 सेंटर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वो अलग होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड बोलते हैं उसको, वो अलग चीज आती है। ठीक है, यहां पर 3 सेंटर है, मैं बना के डॉट बना के बता देता हूं। ये पहला सेंटर है, ये दूसरा सेंटर है, ये तीसरा सेंटर है। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो टोटल 3 सेंटर के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसको बोलते हैं 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बोलो भैया, बात समझ में आई आपको? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं जब ये ठोस अवस्था में होता है। लेकिन जब ये बहुलक के रूप में रहेगा, लेकिन जब ये किस अवस्था में आ जाएगा? वाष्प अवस्था में। ध्यान रखना, जब ये वेपर फॉर्म में आ जाता है तब ये डायमर के रूप में रहता है। वाष्प अवस्था में बेरिलियम क्लोराइड क्या रहता है? डायमर, मतलब द्विलक के रूप में रहता है। डायमर मतलब सिर्फ 2 ही अणु बनेंगे इसमें, BeCl Cl BeCl Cl BeCl और Cl, डायमर द्विलक के रूप में रहता है। और जब ये वाष्प अवस्था में उच्च ताप पर होता है तब एकलक के रूप में रहता है। जब ये वाष्प अवस्था में होता है और उच्च ताप पर होता है, वाष्प अवस्था में उच्च ताप पर होता है, तब ये एकलक के रूप में रहता है। एकलक, सिंगल मॉलिक्यूल, यानी कि BeCl एंड Cl, BeCl2 की फॉर्म में रहता है। वो अभी नहीं आएगा, जब आएगा तब बताऊंगा। बोरॉन फैमिली में आता है, पी ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक में आएगा तब बताऊंगा आपको बनाना बॉन्डिंग क्या होती है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड B2H6 डाइबोरेन में आता है ना। अभी ये एस ब्लॉक का है तो एस ब्लॉक वाले टॉपिक हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। पी वाला आएगा तो मैं आपको पी में इसको बता दूंगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो ये था इनका हेलोजनों के साथ में अभिक्रिया। और मेन ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, BeCl2 का 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ठोस अवस्था में होता है, वाष्प अवस्था में ये डायमर होता है, और वाष्प अवस्था में उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर और बढ़ा दिया उसमें तो ये एकलक के रूप में रहता है, BeCl एंड Cl। बोलो भैया, समझ में आई सारी बातें? अब इनको आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा। जब आप इनको 1-2 बार पढ़ोगे ना तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। और कंपैरिजन से पढ़ाया मैंने तो इससे आपको और फायदा होगा। आप भी इसको ऐसे कंपैरिजन से याद रखोगे तो दूसरे वाली साइड में आपको चीजें कम याद रखनी पड़ेगी। एक साइड में याद रख ली तो दूसरी वाली साइड में सिर्फ जो उससे अलग हो रहा है, अपवाद वाला हो रहा है, केवल वही याद रखना पड़ेगा, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा। तो ये था हमारा चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट के सामान्य गुणधर्म।